माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कुछ नवीन घोषणाओं का आधारभूत संरचना, सड़क एवं परिवहन। माननीय सदस्यों ने 23 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार के बजट में ग्रामीण सड़कों से संबंधित पीएमजीएसवाई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना संबंधी घोषणाओं को सुना होगा। मैं माननीय सदन के माध्यम से पीएमजीएसवाई 40 के अंतर्गत प्रदेश के 2500 से अधिक ग्रामीण बसावटों को सड़क से जोड़ने का प्रावधान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रदेश में सड़कों का नेटवर्क अधिक सुदृढ़ करने के प्रस्ताव विभिन्न क्षेत्रों की जनता से, माननीय विधायकगणों से एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त हुए। इन सभी पर विस्तृत तकनीकी बनाए जाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इसी क्रम में मैं 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से विभिन्न सड़कों के निर्माण एवं उन्नयन संबंधी कार्य करवाए जाने की घोषणा करता हूं। इन सड़कों की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को भी शहरी क्षेत्रों के समकक्ष सुविधाएं प्राप्त हो सकें, इस हेतु हमारे द्वारा सतत रूप से प्रयास किए जाएंगे। इसी कड़ी में प्रथम चरण के रूप में 10,000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेंट कंक्रीट के अटल प्रगति पथ निर्मित किए जाने की घोषणा करता हूं। इस हेतु 2 वर्षों में 1000 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। बड़े शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा के उन्नयन के लिए 500 ई बस लिए जाने की घोषणा की गई थी। अब मैं इस संख्या को बढ़ाकर प्रदेश एवं शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 ई बस उपलब्ध कराए जाने की घोषणा। साथ ही प्रदेश में सड़क सुरक्षा को दृष्टि सुदृढ़ किए जाने तथा यातायात को सुगम बनाए जाने की दृष्टि से विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। नगरीय विकास, प्रदेश के बड़े शहरों के विकास को गति देने की दृष्टि से बीकानेर एवं भरतपुर यूआईटी को अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का उन्नयन कर डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन करने की घोषणा करता हूं। साथ ही समस्त नगरीय निकायों में जन सुविधा के कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्ता रूप से संपादित हों, इसलिए जिला स्तर पर जिला नगरीय आयुक्त, डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर भी नियुक्त किया जाना प्रस्तावित करता हूं। जयपुर के सौंदर्यीकरण के साथ ही वाटर कंजर्वेशन को बढ़ाने की दृष्टि से द्रव्यवती का विकास किए जाने के लिए नवीन योजना बनाकर कार्रवाई की जाना प्रस्तावित है। 10,000 से अधिक आबादी वाले कस्बों, आसपास के गांव को सम्मिलित करते हुए चरणबद्ध रूप से 100 क्लस्टरों में फीकल स्लज मैनेजमेंट के कार्य करवाए जाएंगे। प्रदेश में सीवरेज ड्रेनेज संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची भी मैं सदन के पटल पर रख रहा हूं। बालोतरा एवं पाली ट्रीटेड वाटर को औद्योगिक इकाइयों तक पहुंचाने के लिए 43 किलोमीटर वाटर लाइन सिस्टम विकसित किया जाएगा। बनेड़ा, शाहपुर, गढ़सिंहपुर, श्रीगंगानगर, कनवास, सांगोद, कोटा एवं पोखरण, जैसलमेर में रोडवेज बस स्टैंड संबंधी कार्य कराए जाएंगे।
पेयजल में प्रदेश में पेयजल सुविधा हेतु लगभग 540 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन पेयजल कार्यों की सूची भी सदन के पटल पर रख रखा हूँ। प्रदेशवासियों को उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभागीय टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाकर NABL से मान्यता प्राप्त करने हेतु इस वर्ष लगभग 15 करोड़ 50 लाख रुपए का व्यय किया जाएगा। साथ ही वाटर टेस्टिंग सैंपल्स को जियो टैगिंग कर ऑनलाइन किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारे द्वारा प्रदेश को ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में 24 जुलाई 2024 को जैसलमेर के पोखरण में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन प्रारंभ कर डिस्कॉम को सस्ती बिजली मिलना प्रारंभ हो चुकी है। इस क्रम में शीघ्र ही SCLL और गेल से भी MOU करते हुए 4100 मेगावाट क्षमता का सृजन किया जाएगा। केंद्र सरकार के सहयोग से कृषकों के खेत पर कुसुम परियोजना HAM मॉडल के माध्यम से 1000 मेगावाट अतिरिक्त उत्पादन किए जाने की मैं घोषणा करता हूं। साथ ही प्रदेश में HAM मॉडल पर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS का कार्य हाथ में लिया जाकर चरणबद्ध रूप से लगभग 2000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता सृजित की जानी प्रस्तावित है। ऊर्जा उत्पादन के लिए निजी क्षेत्र को अतिरिक्त प्रोत्साहन देते हुए कैप्टिव पावर उत्पादन की सीमा को 100% से बढ़ाकर 200% किए जाने की घोषणा करता हूं। हमारे द्वारा किए गए त्वरित प्रयासों के फलस्वरूप फीडर सेग्रीगेशन के अंतर्गत कृषि और घरेलू कनेक्शनों को पृथक करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 7,900 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दिए जाने पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जिससे घरेलू उपयोग के लिए 24 घंटे निर्बाध बिजली देने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही विद्युत प्रसारण तंत्र सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न क्षमता के GSS स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। इन GSS की सूची में सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। औद्योगिक विकास, युवा उद्यमियों को वित्तीय संबल के साथ रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने तथा औद्योगिक विकास की गति को तेज करने के लिए युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 6% ब्याज पुनर्भरण हेतु ऋण की सीमा को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए किए जाने की घोषणा करता हूं। दस्तकारों को और अधिक संबल प्रदान करने के लिए PM विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कारपेंटर, मूर्तिकार, कुम्हार, राजमिस्त्री 18 ट्रेड के ऐसे दस्तकारों को उपलब्ध कराए जा रहे 5% की दर पर ऋण हेतु 2% अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिए जाने की घोषणा करता हूं। इस वर्ष 1 लाख दस्तकारों को लाभान्वित कर 20 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। खुशियारा, बारा व पंडेर, जहाजपुर, शाहपुरा में औद्योगिक पार्क एवं अजमेर में IT पार्क स्थापित किए जाना प्रस्तावित है। अप्रधान खनिज की प्रोसेसिंग से जुड़े हुए उद्योग एवं उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके वार्षिक शुल्क को 25,000 रुपये से घटाकर 15,000 रुपये तथा ट्रांजिट पास हेतु निर्धारित शुल्क 10 रुपये प्रति ट्रांजिट को घटाकर 2 रुपये प्रति ट्रांजिट करने की घोषणा करता हूं। उद्यमियों को पेड सैंपलिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए बांसवाड़ा, बूंदी, हनुमानगढ़, झालावाड़, जयपुर, जैसलमेर, झुंझुनू, नागौर, सवाई राजसमंद, सवाई माधोपुर व सिरोही में लैब स्थापित किए जाएगी। साथ ही सभी लैब को NABL से प्रमाणित कराया जाएगा। शिक्षा एवं युवा खेल, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इस वर्ष के केंद्र के बजट में युवाओं को स्किल एवं अप्रेंटिसशिप के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं। इस
में पीएमएस पैकेज के अंतर्गत प्रदेश के 2,50,000 से अधिक युवाओं को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। युवाओं को अपने भविष्य संबंधी आशंका से मुक्ति दिलाने की दृष्टि से भर्ती में लगने वाले समय को कम करना आवश्यक है। इस उद्देश्य से भर्ती परीक्षाओं के बाद दस्तावेज सत्यापन संबंधी विभाग के स्तर पर किए जाने के साथ ही विज्ञप्ति उपरांत भी रिक्तियों की संख्या में 50% वृद्धि के प्रावधान को बढ़ाते हुए 100% करने की घोषणा करता हूं। प्रदेश के युवाओं को सरकारी भर्तियों में अधिक अवसर प्राप्त हो सके, इस हेतु सीएटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीएटी के प्रावधान बदलते हुए क्वालिफिकेशन हेतु समस्त श्रेणियों के लिए न्यूनतम 40% अंक तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए 35% अंक किए जाने की घोषणा करता हूं। साथ ही सरकारी कार्यालयों में एफिशिएंसी में सुधार के साथ ही ऐसे युवाओं जिनको शिक्षा के समुचित अवसर प्राप्त नहीं हुए, उन्हें भी सरकारी नौकरी का अवसर देने की दृष्टि से वर्षों से अटकी हुई चतुर्थ श्रेणी की भर्ती नियमों का परिवर्तन किया जाकर भर्ती की जाएगी। युवाओं को समस्त आवश्यकताओं को यथा बेरोजगार युवाओं के पंजीयन, रोजगार मेलों के आयोजन, एक्सपोजर विजिट हेतु आवेदन एवं मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के संचालन आदि की दृष्टि से वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम EEMS 2.0 पोर्टल तैयार किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में शिक्षा के विस्तार की दृष्टि से नवीन महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, संकाय विषय शुरू किए जाने, महाविद्यालयों का क्रियान्वयन, विद्यार्थियों को की आवासीय सुविधा संबंधी विभिन्न कार्य किए जाने प्रस्तावित हैं, जिनका विवरण मैं सदन के पटल पर रख रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, एनसीसी कैडेट्स को विभिन्न प्रकार के कैंप्स के दौरान मैसिंग भत्ता 150 रुपये से बढ़ाकर 220 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन किया जाना प्रस्तावित है। पाली बाली खीवसर, नागौर तथा लोहावट, बापनी, ढेचू, फलोदियों में खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, प्रदेश में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा को नए आयाम देने के लिए RUHS का उन्नयन कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस RIMS की स्थापना किए जाने की घोषणा करता हूं। इस पर चरणबद्ध रूप से 750 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन के लिए विभिन्न चिकित्सा स्थापनाओं की स्थापना एवं क्रियान्वयन किया जाएगा। इन संस्थानों की सूची में सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। श्री गंगानगर व मेडिकल कॉलेज कोटा में कैंसर मरीजों की सुविधा के लिए अत्याधुनिक लीनियर एक्सीलेटर मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। हमारे द्वारा 10 जुलाई 2024 को प्रस्तुत बजट में इलेक्ट्रोपैथी विद्या के संबंध में आवश्यक परीक्षण कर कार्रवाई करने की घोषणा की गई थी। इसी क्रम में समुचित परीक्षण उपरांत अब मैं हमारी गत सरकार के कार्यकाल में लाए गए राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति अधिनियम 2018 के अंतर्गत एक इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड का गठन किया जाकर प्रथम चरण में के रूप में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान करना प्रस्तावित है। सामाजिक सुरक्षा, हमारे द्वारा जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को संबल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तथा BPL श्रेणी के परिवारों को 4 से 50 रुपए मात्र में LPG सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के पहल के कारण संभव हुई इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए सभी राशन का गेहूं प्राप्त करने वाले परिवार अर्थात NFSA के लाभान्वित को 450 रुपए में LPG सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूं। PM आवास योजना 2.0 के अंतर्गत PM आवास योजना
20 के अंतर्गत प्रदेश के 2 लाख से अधिक अल्प आय मध्यम वर्ग के शहरी परिवारों को चरणबद्ध रूप से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही अधिसूचित कच्ची बस्तियों में पक्के आवास से वंचित ऐसे निवासरत परिवारों को स्वयं का पक्का आवास उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से आश्रय योजना, अटल इन सीटू स्लम हाउसिंग रीडेवलपमेंट योजना आसरा शुरू कर स्वयं के पक्के आवास निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान किए जाने की घोषणा करता हूं। इस पर 50 करोड़ रुपए व्यय होंगे। पर्यटन एवं कला संस्कृति प्रदेशवासियों की आस्था के केंद्रों तथा पैनोरमा बावड़ियों के विकास कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं, जिनका विवरण मैं सदन की पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। राजस्थान के साहित्य विशेषकर राजस्थानी साहित्य की पहचान को और आगे ले जाने की दृष्टि से हर वर्ष विजयदान देता साहित्य उत्सव मनाए जाने की घोषणा भी करता हूं। काले हिरण के संरक्षण हेतु छापरा जिले के आसोप क्षेत्र को आर्किड निषेध व कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र की घोषित किया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में न्यायिक निर्माण अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही जयपुर एवं जोधपुर में राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नवीन क्षेत्रीय कार्यालय शुरू किए जाएंगे। ग्रीन कोऑर्डिनेटिंग स्कीम के अंतर्गत हेल्थ केयर फैसिलिटी, होटल्स एवं ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट को भी सम्मिलित किया जाकर क्वालिटी तथा इसके प्रावधानों के तहत लाभ दिया जाना प्रस्तावित है। कृषि ग्रामीण विकास एवं कृषक कल्याण कृषकों को सौर ऊर्जा के साथ ड्रिप स्प्रिंकलर इरिगेशन की सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से इस वर्ष 1 लाख अतिरिक्त किसानों को लाभान्वित करते हुए 1000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय कर 2,50,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल को सिंचित किए जाने की घोषणा करता हूं। प्रदेश में किसान के लिए सिंचाई सुविधा की दृष्टि से विभिन्न कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों का विवरण मैं सदन की पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, नदियों के किनारे भूमि कटाव को रोकने हेतु अटरूवाड़ा सहित 5 स्थानों पर जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण के माध्यम से कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। राज्य में अक्षय ऊर्जा के प्रोत्साहन तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों को सुविधा देने की दृष्टि से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के काश्तकारों द्वारा अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में भूमि के उपयोग हेतु भूमि रूपांतरण संबंधी प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। कृषि कनेक्शन के ऐसे आवेदक जिन्होंने सामान्य योजना के अंतर्गत कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन किया है तथा आवेदन के उपरांत उस क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर दिया है, तो ऐसे आवेदकों में जिनके कनेक्शन ब्लॉक सप्लाई फीडर से जारी किए जाएंगे को पूर्व की भांति सामान्य योजना की दरों पर ही कनेक्शन जारी किया जाएगा। किसान भाइयों की सुविधा के लिए फसल संबंधी, रोगों संबंधी तथा विपणन संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन राज किसान साथी प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही काश्तकारों के बकाया सिंचाई शुल्क में मूल राशि एक मुश्त 31 दिसंबर 2024 तक जमा कराने पर 31 मार्च 2024 तक दे ब्याज माफ करने की भी घोषणा करता हूं। परबत, डीडवाना, कुचामन, सेडवा, चौटन, बाड़मेर व भाड़ौती सवाई माधोपुर में कृषि मंडी खोली जानी प्रस्तावित है। साथ ही प्रदेश में वनस्पतियों की बेहतर प्रजातियों के विकास हेतु 150 बीज बैंकों की स्थापना प्रस्तावित है। प्रदेश में गौवंश संरक्षण व संवर्धन की दृष्टि से पंजीकृत गौशालाओं को देय अनुदान में 10% वृद्धि किए जाने की घोषणा करता हूं।
किसानों को दूध का उचित मूल्य दिलवाने तथा उन्हें संगठित सहकारी डेयरी से जोड़ने हेतु 2000 दुग्ध संकलन केंद्र खोले जाएंगे। साथ ही चरणबद्ध तरीके से आगामी 2 वर्षों में बल्क मिल्क कूलर्स की स्थापना कर 3 लाख लीटर प्रतिदिन प्रशीतलन क्षमता की वृद्धि की जानी प्रस्तावित है। प्रदेश में पशु चिकित्सा सुविधा के विस्तार हेतु विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थान खोले क्रमबद्ध किए जाएंगे। इन संस्थाओं की सूची भी सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रदेश में राजस्व एवं कर संबंधी अपीलों के संबंध में निस्तारण के लिए संस्थागत दृष्टिकरण करते हुए अजमेर जयपुर स्थित राजस्व मंडल एवं कर बोर्ड का एकीकरण किए जाने की भी घोषणा करता हूं। प्रदेश में अपराध एवं कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति उत्पन्न होने की स्थिति में तत्काल प्रभावी कार्रवाई संभव हो सके, इस दृष्टि से राज्य स्तरीय 100 सीटर अभय कमांड सेंटर की स्थापना करते हुए 500 अतिरिक्त सेंट्रल मोबाइल दल की उपलब्ध कराए जाने की घोषणा करता हूं। अपराधियों को बिना कोई मौका दिए अतिशीघ्र पकड़ने की दृष्टि से पुलिस फोर्स की एजिबिलिटी एवं मोबिलिटी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से डीजी पुलिस एवं संबंधित उच्च अधिकारियों को सिक्योरिटी फंड गुप्त सुरक्षा निधि की राशि को दोगुनी किए जाने की घोषणा करता हूं। सुरक्षा के साथ साथ गश्त एवं निगरानी के लिए तिजारा खैरतल एवं बॉर्डर होमगार्ड की एक कंपनी तैनात की जानी प्रस्तावित है। केंद्र सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार के अधिकाधिक अवसर देने के साथ ही देश सेवा का भी जज्बा उत्पन्न करने के लिए अग्निवीर योजना लाई गई थी। साथ ही इन अग्निवीर युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की दृष्टि से केंद्रीय सशस्त्र बलों में इनकी नियुक्ति की भी व्यवस्था की गई है। इसी तर्ज पर प्रदेश में इन अग्निवीर युवाओं को पुलिस, आरएसी, जेल प्रहरी, वन रक्षक नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान की घोषणा करता हूं। वर्ष 2024 हेतु केंद्र सरकार के बजट में भूमि सुधारों को और आगे ले जाते हुए शहरी एवं ग्रामीण में लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन हेतु घोषणा की गई है। इसी क्रम में हमारे द्वारा जमाबंदी भूमि धारक का आधार एवं खसरों हेतु भू आधार का अंकन किया जाना तथा ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में नक्शों को आधारित किए जाना प्रस्तावित है। पंजीयन कार्य में गत वर्षों में वृद्धि होने के बाद भी वर्ष 2008 से डीड राइटर्स को भर्ती नहीं हुई है एवं पंजीयन कार्य को समयबद्ध रूप से आमजन को राहत देने के साथ ही युवाओं को अतिरिक्त जीविकोपार्जन के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से मैं नियमों का सरलीकरण करते हुए डीड राइटर की संख्या दुगनी कर 5000 किए जाने की घोषणा करता हूं। प्रदेश में उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण की दृष्टि से बाट व माप से संबंधित व्यवस्था सुदृढ़ करते हुए नवीन आईटी प्लेटफॉर्म की स्थापना तथा मोबाइल ऐप की सुविधा दिया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में प्रशासनिक कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के कारण साइबर सिक्योरिटी का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रदेश में साइबर सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न कदम उठाए जाएंगे। इनका विवरण मैं सदन की पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। क्षेत्रीय कार्यालय के कवरेज के उन्नयन के लिए विभिन्न प्रशासन, पुलिस इकाइयों और न्यायालयों की स्थापना क्रमबद्ध किया जाएगा। इनकी सूची भी सदन पर पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रदेश के विभिन्न विभागों के कार्यालयों, इकाइयों के भवन निर्माण, मरम्मत तथा अन्य सुविधा संबंधी कार्य करवाए जाएंगे, जिनका विवरण भी सदन की पटल पर मैं रखता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, गत सरकार द्वारा गठित कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति की रिपोर्ट आज भी परीक्षणाधीन है। अब मैं इस समिति की वेतन सुधार
वेतन विसंगति संबंधी शेष सभी सिफारिशों को 1 सितंबर 2024 से लागू करने की घोषणा करता हूं। राजस्थान कंट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत सृजित पदों के नियमित पदों में परिवर्तित किए जाने पर उन पदों पर नियुक्ति हेतु 5 वर्ष के अनुभव की निर्धारित पात्रता अवधि में वर्ष 2024 में 2 वर्ष की छूट प्रदान की जानी प्रस्तावित है। प्रदेश में अधिक आयु वाले पेंशनर्स को संबल देने की दृष्टि से 75 वर्ष से अधिक आयु पर अधिक दर से पेंशन की सुविधा प्राप्त है। इस क्रम में पेंशनर्स को राहत देते हुए 70 से 75 वर्ष के पेंशनर्स के लिए 5% अतिरिक्त भत्ता दिए जाने की घोषणा करता हूं। हमारे द्वारा इस वर्ष के बजट में अपने जर्नलिस्ट साथियों के लिए भी कुछ सुविधाएं प्रावधानित की गई थी, लेकिन इसी क्रम में मैं उनके बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ करने की घोषणा करता हूं। हमारी न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ रखने में बार के वकील साथियों की महती भूमिका है। इनके परिवारों के जरूरत के समय हमारी सरकार हमेशा इनके साथ रहने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दृष्टि से मैं बार काउंसिल के एक बारीय सहायता के रूप में 7 करोड़ 50 लाख रुपए प्रदत्त करने की घोषणा करता हूं। प्रदेश में आमजन के हितों की रक्षा उनके खुशहाल जीवन तथा प्रदेश के विकास के पथ पर ले जाने में विधायिका की सबसे बड़ी भूमिका है। कई वर्तमान एवं पूर्व माननीय विधायकों द्वारा अब चेहरे पे रौनक आई है। मैं आपका ही इशारा देख रहा था। सबसे बड़ी भूमिका है। कई वर्तमान एवं पूर्व माननीय विधायकों द्वारा मेरे समक्ष वेतन व वेतन संबंधी समस्या एवं सुझाव लाए गए। इस क्रम में मैं माननीय विधायक गणों को प्राप्त होने वाले वेतन तथा पेंशन में प्रति वर्ष स्वतः वृद्धि के प्रावधान जोड़े जाने की घोषणा करता हूं। साथ ही जयपुर स्थित अरे सुनिए अभी और भी मान्य और भी कुछ घोषणाएं हो रही हैं। साथ ही जयपुर स्थित नए विधायक आवासों में अतिरिक्त सुविधा देने की दृष्टि से रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाना प्रस्तावित करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि विकसित राजस्थान की संकल्पना को साकार करने में हमें आमजन के साथ साथ विपक्ष के साथियों का भी सकारात्मक सहयोग मिलेगा तथा प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। अंत में मैं कहना चाहता हूं ये प्रण यही छूटे ना पीछे एक भी। ये प्रण यही सुनिए अंत में ये प्रण यही छूटे ना पीछे एक भी। मिलकर कदम बढ़ाएंगे, कोई ना रहे गरीब वंचित, सबको आगे लाएंगे। रोशन कर विद्या के मंदिर, ज्ञान का उजियारा फैलाएंगे। हर पल बड़े राजस्थान के नारे से कीर्ति ध्वजा फहराएंगे। खेत खलियान लहराकर धरा पुत्र की बढ़ाएं मुस्कान। सपने हो साकार सभी के, सबका हो सम्मान। देश नहीं दुनिया में भी अद्वितीय बनेगा राजस्थान। हर बच्चा हर जन बोलेगा जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ करें, 1 सेकंड, केवल 1 मिनट कुछ करें। माइक साहब, आप वरिष्ठ हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन के नेता महोदय से
राजस्थान में राजमेश द्वारा संचालित जो 17 कॉलेजेज हैं उनमें एक हफ्ते से जो फैकल्टीज हैं वो सामूहिक अवकाश पर है। ये कि कल किसी और रूप में आई, पढ़ने वाले सारे विद्यार्थी माननीय सदस्य अभी मांग नहीं होती। इस पे आपको प्रश्न ये है कि राजस्थान विनियोग संख्या 3 विधेयक 2024 को पारित किया जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें, जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। राजस्थान विनियोग संख्या 3 विधेयक 2024 पारित किया गया। राजस्थान वित्त विधेयक, प्रश्न ये है कि राजस्थान वित्त विधेयक 2024 को पारित किया जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। राजस्थान वित्त विधेयक 2024 पारित किया गया। सदन की बैठक मंगलवार दिनांक 30 जुलाई 2024 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बजट के बाद जो मांगे उन पर अपना रिप्लाई दिया और इस दौरान राजस्थान के लिए और सौगातों का पिटारा उन्होंने खोला और कहा कि हमारा बजट प्रदेश को आगे ले जाने वाला बजट है। विकसित राजस्थान 2047 के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। विपक्ष के नेता को लगता है कि उनकी पार्टी का भविष्य अंधकार में है और इस दौरान उन्होंने अनेकों घोषणाएं की, जैसे सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए सीमा 40% कर दी गई। श्री गंगानगर मेडिकल कॉलेज में कैंसर की आधुनिक यूनिट बनाने की घोषणा। इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड के लिए 5 करोड़ रुपए राशि देने की घोषणा की गई। सभी राशन कार्ड धारकों को 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का ऐलान। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए भी कई ऐलान किए हैं। 100 नए अभय कमांड सेंटर बनाए जाने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अग्निवीर सैनिकों को राजस्थान की सुरक्षा एजेंसी में भर्ती में आरक्षण की बात कही। उन्होंने कहा कि हम उनको बाकायदा नौकरी देंगे। 5% अतिरिक्त भत्ता देने के लिए बुजुर्गों और प्रदेश में बार एसोसिएशन को मिलेगी 60 करोड़ के आसपास की राशि। विधेयकों के वेतन भत्तों में हर साल होगी बढ़ोतरी और इसके लिए नियम बनाए जाएंगे। विधायक आवास के रूफटॉप में काम किया जाएगा, वहां व्यवस्थाओं को विकसित किया जाएगा। सड़क एवं परिवहन के लिए मुख्यमंत्री ने नई घोषणाएं की। 1000 करोड़ से ज्यादा की राशि से सड़कों का निर्माण होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरी क्षेत्रों जैसी सुविधाएं मिलेंगी। 10,000 से ज्यादा आबादी वाले गांव में अटल प्रगति पथ बनेंगे। 1000 ई बस ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चलाने की घोषणा की गई। बीकानेर और भरतपुर यूआईटी में अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी गठन की घोषणा की गई। जयपुर की द्रवती नदी के लिए बनाई जाएगी एक नई योजना। बालोतरा पाली में ट्रीटमेंट वाटर को औद्योगिक क्षेत्र तक पहुंचाने की घोषणा और इसके लिए 45 किलोमीटर की लाइन बिछाने का ऐलान किया गया है। 450 करोड़ की लागत से पेयजल कार्य प्रदेश भर के अंदर कराए जाएंगे। 15 करोड़ 50 लाख की राशि पानी की क्वालिटी सुधारने के लिए खर्च होगी। कुसुम योजना में 2000 मेगावाट बिजली के उत्पादन करने का ऐलान और युवाओं को मिलेगी रोजगार। ऋण राशि की सीमा 2 करोड़ तक बढ़ा दी गई है। भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बेहतरीन घोषणाएं और आप ये मानकर चलिए बजट से अलग है। बजट में जो घोषणाएं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने की, उससे इतर ये वो मांगे जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से उठी, जो अलग अलग विधायकों ने अलग अलग वक्त में उठाई, उनका समावेश और ये बजट का हिस्सा होता है। और इसीलिए कहते हैं कि जब बजट पर रिप्लाई के बाद मुख्यमंत्री बोलते हैं, उसके बाद जो बजट पेश होता है, दरअसल वही बजट राजस्थान का, प्रदेश का बजट होता है। इसमें 3 तरीके की योजनाएं होती हैं। एक वो टारगेट जो उस वित्त वर्ष के लिए होता है, एक वो टारगेट जो अगले 5 साल के लिए होता है और एक वो टारगेट जो आगामी भविष्य के लिए होता है। जिस तरीके से 2047 में विकसित राजस्थान की रूपरेखा को मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने यहां से शुरू किया है, उसमें दोनों तरीके की योजनाएं काम करती हैं, जो इस वित्त वर्ष के लिए है और जो अगले 5 साल के लिए है, जो अगले 20 साल के लिए है। 16वीं राजस्थान विधानसभा का यह बजट सत्र और उसमें मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने हम मानकर चल रहे हैं कि हर विधानसभा क्षेत्र के मांगों को पूरा किया होगा, क्योंकि अगर गांव को शहरों से जोड़ दिया जाए तो विकास निरंतर होता है। महात्मा गांधी भी कहकर गए कि भाई अगर आपको देश का विकास करना है तो फिर गांव से शुरुआत कीजिए। अगर गांव विकसित होंगे तो हिंदुस्तान विकसित होगा।
और मुख्यमंत्री ने उसी दिशा में काम करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों जैसी सुविधाओं को विकसित करने की बात की। अटल प्रगति पथ बनेंगे। 10,000 से ज्यादा जहां आबादी है वहां अटल प्रगति पथ बनेंगे। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को आपस में जोड़ने के लिए बाकायदा बसों की कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। और ये वो योजना द्रव्यवती नदी जिसको लेकर बीते 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। और ये राजस्थान की जनता को सोचना चाहिए कि वो सरकारों को चुनती है, किसी पार्टी को नहीं चुनती है। और सरकार किसी पार्टी की नहीं होती और इसलिए जो योजनाएं होती है उसमें जनता का पैसा खर्च होता है। ऐसा नहीं कि फला पार्टी की सरकार चली जाए तो फला पार्टी की सरकार ने जिन योजनाओं को एग्जीक्यूट किया उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। द्रव्यवती नदी अगर बीते 5 साल में अपने स्वरूप में पहुंच चुकी होती तो आज जयपुर वैनिस होता। आज जयपुर वैनिस होता क्योंकि जिस तरीके से झमाझम बरसात उसमें द्रव्यवती नदी वाकई में जयपुर के लिए एक जीवनदायिनी साबित होती। मेरे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, एक बेहतरीन बजट के रिप्लाई के साथ मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की उसमें महिला थी, सुरक्षा थी, युवा थे, बेरोजगार थे, ग्राम थी, शहर थे और इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या पेयजल थी। आप मानकर चल रहे हैं आज जो रिप्लाई दिया गया उसके बाद बजट कंप्लीट हो गया।